साले कोई देख नहीं रहा, इज्जत बरकरार है अभी। कल सुबह तक अगर मेरी दुल्हन मुझको नहीं मिली ना, महामेले के अंदर बच जाएगा ये लाखों लोगों के सामने। फिर ना इज्जत रहेगी ना सरकार रहेगी, फिर क्या करोगे? नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, 9 अप्रैल की रात पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और DGISI नदीम अंजुम ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ कुछ ऐसा ही किया था, बिल्कुल ऐसा ही जैसा भी आपने हासिल मूवी के इस सीन में देखा। लेकिन आखिर क्यों? आखिर इमरान खान ने ऐसी क्या हरकत कर दी थी कि बाजवा और नदीम अंजुम ने उन्हीं के घर पर पिटाई कर डाली? और बाजवा और ISI को उनकी इस हरकत के बारे में आखिर कैसे पता चला? 9 अप्रैल की रात इस्लामाबाद में जो हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, उसकी मूवमेंट बाय मूवमेंट इनसाइड डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं। डिटेल्स जिन्हें सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, डिटेल्स जिन्हें सुन के आपको लगेगा कि आप कोई पॉलिटिकल मूवी देख रहे हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स देख रहे हैं। आखिर क्या है ये डिटेल्स, जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, पाकिस्तान के इस हाउस ऑफ कार्ड्स की कहानी शुरू होती है 3 अप्रैल 2022 से। पाकिस्तान की कंबाइंड ऑपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन अपनी नेशनल असेंबली में सबमिट कराया हुआ था और 3 अप्रैल के दिन इस मोशन के ऊपर वोटिंग की जानी थी। वो इमरान खान जो पार्लियामेंट जाने में अपनी बेइज्जती समझते हैं क्योंकि वो इस ऑपोजिशन को अपने से नीचे मानते हैं, इनको चोर और डकैत मानते हैं, वो इमरान खान 3 अप्रैल के दिन पार्लियामेंट में आते हैं। लेकिन फिर भी इस मोशन के ऊपर वोटिंग नहीं होती। इस मोशन के ऊपर वोटिंग कराने की जगह हाउस के डिप्टी स्पीकर अपनी जेब से एक चिट्ठी निकालते हैं, चिट्ठी जो उन्हें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने खुद अपने हाथों से लिख कर दी थी। आरिफ अलवी, जिनको इमरान खान का जाना माना पालतू माना जाता है, वो इस चिट्ठी में ऑपोजिशन के इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी यानी कि विदेशी साजिश बताते हुए इमरान खान के आग्रह पर अपनी नेशनल असेंबली को, अपने देश की संसद को भंग कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी पढ़ने में केवल 7.5 मिनट लगते हैं और इतना ही समय लगता है पाकिस्तान के संविधान को तार तार होने में। वो संविधान जिसकी पहले से ही कोई औकात नहीं थी, उसकी पूरी तरह मट्टी पलीत कर दी जाती है और वो भी केवल 7.5 मिनट में। इधर पाकिस्तान के संविधान की मट्टी पलीत होती है और उधर इमरान खान और PTI के सपोर्टर्स इसे अपने कप्तान का मास्टर स्ट्रोक करार दे देते हैं। लेकिन इमरान खान और उनके सपोर्टर्स की खुशी ज्यादा देर नहीं रह पाती। अगले दिन यानी कि 4 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर के इस फैसले के ऊपर सो मोटो एक्शन यानी कि संज्ञान ले लेती है और इस फैसले के ऊपर सुनवाई शुरू हो जाती है। 4 के बाद 5 अप्रैल आकर चली जाती है और 5 के बाद 6 अप्रैल भी, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाती। सुनवाई चलती रहती है और इधर पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट को लगने लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई भी क्रिस्टल क्लियर फैसला नहीं सुनाएगी। वो किसी प्रकार का 50-50 फैसला सुनाएगी जिसमें कि इलेक्शन की घोषणा 6 से 7 महीने के अंदर कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी पक्षों के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल 2022 के दिन अपना फैसला सुनाती है। फैसला जो इमरान खान और उनके समर्थकों के होश फाख्ता कर देता है। अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच पांचों के पांचों जजेस कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने 3 अप्रैल 2022 के दिन जो निर्णय लिया था, जो फैसला सुनाया था, वो पूरी तरह इल्लीगल है, यानी कि उनके लिए गए एक्शंस गैर कानूनी हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट एक मत से नेशनल असेंबली को डायरेक्शन देती है कि 9 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे तक किसी भी हालत में नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग कराई जाए और यदि इमरान खान देश के प्रधानमंत्री नहीं रहते तो अगले प्रधानमंत्री का चयन भी किया जाए। इस बार सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले में स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस देती है और इमरान खान कोई और चाल खेल सके इसके लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ती। इस फैसले के बाद इमरान खान PM हाउस पर अपनी कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें आगे की स्ट्रेटेजी के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है और अगले दिन यानी कि 8 अप्रैल 2022 को इमरान खान रावलपिंडी स्थित GHQ के लिए निकल जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से होती है। इस मीटिंग में पहले तो इमरान खान जनरल बाजवा से कहता है कि वो ऑपोजिशन से बात करें और कुछ भी करके इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को पीछे हटवा लें, वापस करवा लें और नए इलेक्शंस की घोषणा करवा दें। भले ही वो इलेक्शन 6-7 महीने में क्यों ना हो, उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। इसके उत्तर में जनरल बाजवा इमरान खान से कहता है कि वो पहले इस मुद्दे के ऊपर ऑपोजिशन से बात कर चुके हैं और ऑपोजिशन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
जनरल बाजवा इमरान खान से कहता है कि वो ऑपोजिशन की सभी छोटी बड़ी पार्टी से इसके ऊपर बात कर चुके हैं और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग करवाना ही चाहते हैं, इससे पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच ये मीटिंग लगभग 1 घंटे चलती है और 1 घंटे बाद अपना सामूल लिए इमरान खान GHQ से बाहर निकलता है और अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाता है। उधर इस्लामाबाद में इमरान खान के करीबी सलाहकार उसे अलग अलग प्रकार की राय देने में लगे हुए थे। एक तरफ तो शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि अब इस्तीफा देने में ही सबकी भलाई है, अब इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद से रिजाइन कर देना चाहिए, इसी में इमरान खान और PTI की भलाई है। लेकिन दूसरी तरफ बाबा रवान और फवाद चौधरी जैसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि इमरान खान को आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए, उसे मिलिट्री से टक्कर लेनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से टक्कर लेनी चाहिए, अगर देश में मार्शल लॉ लगता है तो मार्शल लॉ लगवा देना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे क्या करना है, इमरान खान की ये जद्दोजहद तो दूर नहीं हो पाती, लेकिन अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल 2022 का सूरज जरूर निकल आता है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के ताले खोल दिए जाते हैं, ऑपोजिशन हाउस के अंदर आकर बैठ जाती है, PTI के कुछ लीडर्स भी आ जाते हैं जिनमें शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी शामिल थे, लेकिन इमरान खान पार्लियामेंट में दिखाई नहीं देते। पार्लियामेंट का स्पीकर असद कैसर भी अपनी कुर्सी के ऊपर आकर बैठ जाता है। असद कैसर जिसको इमरान खान ने यह कहकर भेजा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग नहीं करवानी। अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद ये स्पीकर कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री को वो जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की चिट्ठी मिली है, चिट्ठी जिसमें अमेरिका हमारे देश के अंदर सरकार गिराने की बात कर रहा है, उस चिट्ठी के ऊपर बहस जरूर होनी चाहिए, उसके ऊपर बहस होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद PTI के लीडर्स एक एक करके अपने लंबे लंबे भाषण देना शुरू कर देते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम और शाम से रात, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग नहीं कराई जाती। इस दौरान असद कैसर कई बार पार्लियामेंट को एडजर्न करता है और रात होने के बाद PM हाउस के लिए निकल जाता है। PM हाउस में एक बार फिर इमरान खान अपनी कैबिनेट के साथ लेट नाइट मीटिंग करता है जिसमें असद कैसर भी मौजूद था। इस मीटिंग में एक बार फिर इमरान खान असद कैसर से 2 टूक शब्दों में कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग नहीं करवानी, आगे जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब रात के लगभग 8 बज रहे थे और अपनी कैबिनेट से मीटिंग करने के बाद इमरान खान अपनी आगे की चाल को फाइनलाइज कर चुका था। अपना मन बनाने के बाद इमरान खान खड़ा होता है और अपने लॉन की तरफ चलना शुरू कर देता है। इमरान खान जानता था कि ISI ने PM हाउस के चप्पे चप्पे को बग किया हुआ है, यानी कि PM हाउस में जगह जगह माइक्रोफोन्स प्लांट किए हुए हैं, इसीलिए वो एक बहुत जरूरी कॉल करने के लिए अपने लॉन में आता है, या फिर यूं कहें कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने के लिए PM हाउस के लॉन में जाकर खड़ा हो जाता है। अब लॉन में खड़ा इमरान खान थोड़ी देर कुछ और सोचने के बाद अपनी जेब से सेल फोन निकालता है और अपने डिफेंस सेक्रेटरी का नंबर डायल कर देता है। इस कॉल में वो डिफेंस सेक्रेटरी से 2 नोटिफिकेशंस इशू करने के लिए कहता है। पहले नोटिफिकेशन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सैक यानी कि अपने पद से हटाया जाना था, और दूसरे नोटिफिकेशन में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ नियुक्त किया जाना था। ISI के पूर्व चीफ फैज हमीद को इमरान खान और पिंकी पीरनी का बहुत ज्यादा करीबी माना जाता है। इमरान खान की इस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी या फिर यूं कहें कि सोच के अनुसार उसको ऐसा लग रहा था कि यदि फैज हमीद पाकिस्तान का आर्मी चीफ बन गया तो फिर MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और अख्तल मैंगल ग्रुप जैसी जो पार्टीज हैं जो उनको छोड़ के ऑपोजिशन में मिल चुकी हैं, उनको वापस लाया जा सकता है, डंडे के जोर पर उन पर काबू पाया जा सकता है, और एक बार यदि ये पार्टीज काबू में आ गई तो फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को बीट कर देगा, उसको प्रधानमंत्री के पद से ऑपोजिशन नहीं हटा पाएगी। अब प्रोटोकॉल के अनुसार यदि पाकिस्तान में किसी आर्मी चीफ को अपने पद से हटाना है या किसी दूसरे जनरल को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन लॉ मिनिस्ट्री को भेजती है। लॉ मिनिस्ट्री इस नोटिफिकेशन के ऊपर अपना ठप्पा लगाने के बाद एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर और दूसरी प्रेसिडेंट को भेज देती है, और जब ये दोनों लोग इन नोटिफिकेशंस के ऊपर अपने साइन कर देते हैं तब किसी आदमी को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बनाया जा सकता है या फिर आर्मी चीफ के पद से हटाया जा सकता है।
अब इमरान खान को अपने डिफेंस सेक्रेटरी को वो कॉल किए लगभग 1 घंटा हो चला था। रात के लगभग 9 बज रहे थे और इमरान खान पीएम हाउस में बहुत ही बेसब्री से लॉ मिनिस्ट्री से नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहा था। नोटिफिकेशन तो नहीं आता, लेकिन इमरान खान के सर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर जरूर गड़गड़ाने लगता है। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर पीएम हाउस में लैंड करता है और फौजी वर्दी पहने इसमें से 2 आदमी बाहर निकलते हैं। एक आदमी था जनरल बाजवा और दूसरा था DGISI नदीम अंजुम। इन दोनों को पीएम हाउस में देखते ही इमरान खान के होश फाख्ता हो जाते हैं। ये दोनों पीएम हाउस के अंदर जाते हैं और इमरान खान के साथ एक अकेले कमरे में बैठ जाते हैं। इससे पहले कि इन तीनों में से कोई बातचीत करना शुरू करता, जनरल बाजवा खड़ा होता है और इमरान खान के पास जाके एक जोर का थप्पड़ उसके गाल के ऊपर रसीद देता है। इस थप्पड़ की गूंज सुनते ही इमरान खान के बॉडीगार्ड्स कमरे के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे पर खड़े 111 ब्रिगेड के लीड कमांडोज उनको ऐसा नहीं करने देते। ये थप्पड़ पड़ते ही इमरान खान समझ जाता है कि वो कॉल जो उसने अपने डिफेंस सेक्रेटरी को की थी, उस कॉल को ISI ने इंटरसेप्ट कर लिया है। उस कॉल को ही नहीं दोस्तों, बल्कि पीएम हाउस से जाने वाली हर आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल को ISI इंटरसेप्ट कर रही थी। इमरान खान अपने फोन के ऊपर जो भी बात कर रहा था, उन बातों को ISI हेडक्वार्टर्स में सुना जा रहा था। जैसे ही बाजवा इमरान खान को थप्पड़ मारता है, नदीम अंजुम बीच बचाव करते हुए बाजवा को शांत करते हैं और अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठने का आग्रह करने लगते हैं। बाजवा किसी तरह शांत होता है और वापस अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है और ये दोनों इमरान खान से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब ये बातचीत शुरू हुई थी कि तभी किसी तरह इमरान खान का सेक्रेटरी कमरे के अंदर आता है और एक बड़ा सा सफेद कागज इमरान खान के हाथों में पकड़ा देता है। जैसे ही इमरान खान इस कागज को पढ़ना शुरू करता है, उसका मुंह जो थप्पड़ की चोट से लाल हो चुका था, पीला पड़ना शुरू हो जाता है। उसके माथे से पसीना बहने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और पैरों तले जमीन डगमगाना शुरू हो जाती है। इस कागज पर लिखे संदेश के अनुसार इस्लामाबाद में रेड अलर्ट इशू कर दिया गया था। पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया गया था। वो सभी पुलिस वाले जो छुट्टी पर गए हुए थे, उन सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थीं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पीएम हाउस की तरफ आने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट्स को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया गया था और एयरपोर्ट अथॉरिटीज को ये सख्त निर्देश दिए गए थे कि बिना NOC के कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि सरकारी अधिकारी पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकता। इन सभी मेजर्स के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी खोल दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज अपने बेंच पर जाकर बैठ जाता है और एक वकील ये एप्लीकेशन भी हाई कोर्ट में फाइल कर देता है कि यदि इमरान खान आर्मी चीफ को सैक करने का प्रयास करें तो उन्हें ऐसे करने से रोक दिया जाए। चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को यह आदेश दे दिया जाता है कि PTI के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग का केस है, उसमें अपना आखिरी फैसला सुनाने के लिए तैयार रहें। इधर जनरल बाजवा और नदीम अंजुम इमरान खान के साथ पीएम हाउस के इस कमरे में बैठे हुए थे और उधर कमांडोज से लैस वो गाड़ियां जिनमें कैदियों को जेल ले जाया जाता है, यानी कि प्रिजनर्स वैन को पीएम हाउस, पीएम ऑफिस और नेशनल असेंबली के बाहर तैनात कर दिया जाता है। इतना सब करने के बाद जनरल बाजवा इमरान खान को 2-4 थप्पड़ और लगाता है और फिर कहता है कि यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग नहीं हुई तो आज ही की रात इलेक्शन कमिश्नर और पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस में अपना फैसला सुनाएगा, जिसके बाद तू और तेरे चाटुकार जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और यहां से सीधा जेल जाएंगे। जनरल बाजवा इमरान खान से कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी नेशनल असेंबली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और यहां तक कि नेशनल असेंबली के पूरे स्टाफ के खिलाफ, पूरे सेक्रेटरिएट के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करने का आदेश भी दे दिया गया है और यदि आज की रात नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग नहीं हुई तो तू, तेरे चाटुकार, नेशनल असेंबली का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और पूरा स्टाफ जेल के अंदर पड़ा सड़ रहा होगा। ये सुनते ही इमरान खान फूट फूट कर रोते हुए जनरल बाजवा के पैरों में गिर पड़ता है और उनके पैरों को चूमते हुए उनसे कहता है कि आप बस मुझे NRO दिलवा दीजिए, आप मुझे ऑपोजिशन से यह आश्वासन दिलवा दीजिए कि जब मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा तो मुझे जेल में नहीं डाला जाएगा, मेरे खिलाफ केसेस नहीं लाए जाएंगे, मेरे ऊपर FIR फाइल नहीं की जाएंगी। लेकिन जनरल बाजवा एक बार फिर इससे साफ इनकार कर देता है और इमरान खान के मुंह पे 2-3 थप्पड़ और लगाने के बाद कहता है कि अपने स्पीकर को बोल के वो संसद में जाए और
नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग करवाए और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वहां पे जाके अपने रेजिग्नेशन की अनाउंसमेंट कर दे। इसके बाद एक बार फिर से वही होता है जैसा कि हमेशा से पाकिस्तान में होता आया है। एक बार फिर से पाकिस्तान आर्मी की ही जीत होती है। लगभग 11 बजे असद कैसर पार्लियामेंट में जाता है और सबके सामने अपने पद से इस्तीफा दे देता है। असद कैसर कहता है कि इमरान खान उसका लीडर है, वो 30 साल से इमरान खान को जानता है, इसलिए उसको धोखा नहीं दे सकता, इसलिए इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग नहीं करवा सकता। जिस कुर्सी के ऊपर वो बैठा है, जिस पद के ऊपर वो बैठा है, उस पद की गरिमा गई भाड़ में, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन गया भाड़ में, लेकिन वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग नहीं करवा सकता। स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर भी अपने पद से इस्तीफा दे देता है, जिसके बाद स्पीकर पैनल के चेयरमैन को कुर्सी के ऊपर बिठा दिया जाता है और फिर आगे की कार्यवाही शुरू हो जाती है। रात के 12:02 पर नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग करवाई जाती है, जिसमें इमरान खान के खिलाफ कुल 174 यानी कि 174 वोट्स पड़ते हैं और इसी के साथ इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से घसीट कर नीचे गिरा दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।